So hello and welcome back to this beautiful channel Maths Exercise 3.5 क्लास 10th। लास्ट वीडियो में हमने वर्ड प्रॉब्लम्स डिस्कस किए थे, सारे वर्ड प्रॉब्लम्स कर लिए थे। मैंने बताया था कि उसके ऊपर के जो कुछ क्वेश्चंस बचे हैं वो क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा और वो वीडियो आज आ रहा है, ठीक है। तो इसमें हम आज डिस्कस करने वाले हैं 3.5 में आगे के 4 क्वेश्चंस। मैं ज़्यादा बकवास नहीं करूंगा, डायरेक्ट क्वेश्चंस पर आता हूँ, बातें करने में वीडियो लंबा हो जाता है यार। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस हैज यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। इन केस देयर इज यूनिक सॉल्यूशन फाइंड इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। पहले तो ये चेक करना है आपको कि यूनिक सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन है या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है। इसके बारे में हमने वीडियो ऑलरेडी बना लिया है, स्टार्टिंग में ही हमने सब डिस्कस कर लिया था, बट स्टिल आज जब क्वेश्चन है तो डिस्कस थोड़ा बहुत करना पड़ेगा। एंड उसके अलावा ये बोला है कि अगर यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो वो सॉल्यूशन फाइंड करो, बट यूज करो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। तो मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड समझाने पे पहले समझा दूं मेथड या पहले क्वेश्चंस करवाऊं, जो 1-2 क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, समझा देते हैं, मेथड ही समझा देते हैं। चलो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड नाम में ही मतलब छुपा हुआ है, हर मेथड में मैंने पहले ही बताया था। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में करना क्या है हमको देख लेते हैं। सिंपल सी बात है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। कैसे? हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन का प्रोसीजर है, ठीक है। हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है इक्वेशन का a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। लेट टू लीनियर इक्वेशंस, ये 2 लीनियर इक्वेशन हमने कंसीडर की, याद है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म इसी तरह से लिखा जाता है, ठीक है। अच्छा, इसमें हमको करना क्या है, हमको इसमें से एक फॉर्मूला बनाना है, सिंपल सा फॉर्मूला। और वो फॉर्मूला हम कैसे बनाएंगे, देखो, ये नहीं लेंगे, यहां से शुरू करेंगे। कहां से? b1 b2 से लिखेंगे b1 b2, ठीक है। अब b1 b2 के बाद क्या आता है? c1 c2। c1 c2 के बाद क्या आता है? 0 0। और 0 0 लिखने का कोई मतलब नहीं है। c1 c2 के बाद कुछ नहीं आता है, कुछ नहीं आता है, कुछ नहीं आता है, नहीं, ऐसा नहीं है। c1 c2 के बाद क्या आता है? a1 a2। अच्छा, ये कैसे आता है, ये कैसे समझेंगे हम? मैं समझाता हूं। देखो, आपके पास 3 ही वेरिएबल है, a b और c, ठीक है। अब a b c के बाद क्या? तो c के बाद कुछ नहीं, मतलब आप a पे आ गए, फिर a के बाद b, b के बाद c, फिर a, ऐसे ये गोल गोल घूमना है, ठीक है। ये एक लूप में घूमना है हमको, ठीक है। मतलब ये हुआ कि अगर आप b पर थे पहले तो आपको कहां जाना है? अगला स्टेप आप जा सकते हो कहां? c पर। a पर नहीं आओगे, b से आप कहां जा सकते हो? c पर। c पर थे तो आप कहां जाओगे? c से वापस b पर नहीं आओगे, c से अगला स्टेप सीधा आपका जाता है कहां? a पर। ये वन वे रूट है, ठीक है, गोल गोल। आप रिटर्न नहीं आ सकते, सिर्फ इसी तरह जा सकते हो। यानी a पर थे तो b पर जाओ, b पर थे तो c पर जाओ, c पर थे तो a पर जाओ। या फिर इसको ऐसे समझो, a b c a b c a b c, ऐसे ही चलता रहेगा ये सीक्वेंस। a पर थे तो b पर गए, b पर थे तो c पर गए, c पर थे तो a पर चले गए। अच्छा, यहाँ c पर थे तो a पर चले गए, b पर थे तो c पर जाना है, नेक्स्ट स्टेप में वही जाना है। आप इस तरह से समझ सकते हो, ठीक है। तो शुरुआत कहाँ से किया हमने? b1 b2 लिखा, ठीक है। पहले b वाला लिखा, b के बाद क्या लिख सकते हैं? c वाला, c के बाद क्या लिख सकते हैं? a वाला, और a के बाद क्या लिख सकते हैं हम? b वाला। क्लियर है इतना? ये पता चल गया, बाकी कुछ नहीं है। सिर्फ आपको इतना सा ध्यान रखना है कि b1 से स्टार्ट करना है, b1 b2, फिर b के बाद आता है c तो c1 c2, उसके बाद आता है a तो a1 a2, और फिर से b1 b2। कुल मिला के ये 4 स्टेप्स लिखने हैं, 1 2 3 4। क्लियर है क्या? अच्छा, उसको मिटा देता हूं। तो ये अगर याद हो गया तो बाकी काम अपना आसान है। अच्छा, अब ये दोनों के बीच में हमको लिखना है क्या? x। ये दोनों के बीच में लिखना है y, और ये दोनों के बीच में लिखना है 1। क्या समझे? 2 है ना, 2 के बीच में गैप बन रहा है ना, इस गैप में ऊपर x लिखना है। फिर ये 2 गैप के बीच में जो गैप बन रहा है, दोनों के बीच में जो, उसके ऊपर लिखना है y। फिर इन दोनों के बीच में जो गैप बन रहा है उसके ऊपर लिखना है अपने को 1, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद करना है हमको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं? पहले क्या आता है? b आता है ना, कि पहले c आता है। आप देखो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हो, फिर इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब क्रॉस में जाना है, ठीक है। ये वो तमराज किल्विस वाला अंधेरा कायम रहे, ठीक है। शक्तिमान जो देखते होंगे उनको पता होगा, आजकल चालू है। तो ये क्रॉस वाला जो है, b से c वाला मल्टीप्लाई होगा, यहां भी b से c वाला मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अब पहले कौन सा लिखना है? ये वाला मल्टीप्लिकेशन लिखना है कि पहले ये वाला मल्टीप्लिकेशन लिखना है? सिंपल सी बात है, पहले क्या आता है?
चलो बी, ठीक है। आप शुरुआत कहां से कर रहे हो, यहां से, और बी में भी पहले क्या आएगा, बी वन आएगा कि बी टू आएगा, बी वन आएगा पहले, यानी आप बी वन से शुरुआत करोगे, ठीक है, पक्का। अच्छा, तो ये एक क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, फिर एक ऐसा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, फिर एक ऐसा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। ये यूं गया, ये यहां से ऐसा 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 ऐसा, ठीक है। अब ऐसा भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ये, ठीक है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। b1 c2 मल्टीप्लाई करो या c2 b1 मल्टीप्लाई करो, आगे पीछे 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो या 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो, बात तो एक ही होगी। इन दोनों में आगे ये लिखो b1 c2 लिखो या c2 b1 लिखो, बात तो एक ही है, ठीक है। तो उससे फर्क नहीं पड़ता एरो से, पर चलो बुक में ऐसा बनाया तो मैंने बना दिया, ठीक है। एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है कि भाई इस तरह से याद रखोगे तो ज़्यादा अच्छा है। तो b1 c2 और b2 c1, क्लियर है। अच्छा, तो हम x के नीचे लिखते हैं क्या, b1 c2, ठीक है। पहले ये दोनों लिखेंगे ना मल्टीप्लिकेशन, और फिर लगाना है माइनस, ये ध्यान रखना है आपको। फिर क्या लगाना है हमको, माइनस। तो b1 c2 का लगाना है माइनस, और फिर आएगा क्या, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, यानी कि b2 c1 या c1 b2 जो बोलो, आपकी मर्जी, ठीक है। फिर y के बाद लगाना है क्या, y के लिए नीचे आएगा क्या, y के नीचे ये दोनों है ना, ये वाले, तो c1 a2, ठीक है। यहां से शुरू करेंगे c1 a2 माइनस c2 a1, फिर ये 1 है तो 1 वाले के नीचे 1 के दिया, 1 इन दोनों के बीच में आ रहा है ना, तो वापस ये a1 b2 माइनस a2 b1, ठीक है। और ये सबको आमने सामने लिखना इक्वल टू के, क्लियर है, पक्का समझ में आ रहा है। b1 c2 माइनस b2 c1, पहले इसको मल्टीप्लाई किया इन दोनों को, ठीक है, इन दोनों को फिर इन दोनों को माइनस कर दिया। अब y वाले के लिए ये दो के बीच में y आ रहा है, इसलिए यहां से यहां मल्टीप्लीकेशन माइनस ये दोनों का, ठीक है। फिर 1 वाला है तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन माइनस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। अब इसमें a1 b2 ये a2 b1 है ना, तो आप b1 a2 लिख सकते हो आगे पीछे, ठीक है। लेकिन ये इधर और ये इधर लिखने से प्रॉब्लम हो जाएगा, साइन का चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो साइन में लोचा नहीं होना चाहिए। इस क्वेश्चन में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में एक ही प्रॉब्लम आता है, वो है साइन का, ठीक है। प्लस माइनस का साइन इधर उधर कर लेते हैं, पूरा आंसर गलत हो जाता है और पूरी मेहनत बेकार होती है, क्योंकि मेथड भी बहुत लंबा जाता है, ठीक है। और सारा मेहनत जब बेकार जाता है ना, दिमाग खराब हो जाता है, फिर आगे करने का मन नहीं करता। तो ये ध्यान रखना, कभी भी यहाँ माइनस माइनस जब लगाना हो तो वहां ध्यान देना, ठीक है। तो ये एक स्टेप बन गया हमारा। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं। अब देखो ये तीनों इक्वल है क्या, आमने सामने ये तीनों इक्वल है ना, ये इक्वल है। तो मैं क्या करूंगा, इसको इसका पहले इक्वेट कर लेता हूं, ठीक है। पहले इसको, ठीक है। क्यों इसको इक्वेट कर रहा हूं मैं, क्योंकि देखो भाई ये 1 है ना यहां पर ऊपर, तो ये एक x का डायरेक्ट वैल्यू मिल जाएगा हमको। फिर इसी तरह हम y वाले को इसका इक्वेट करेंगे ताकि हमको y का वैल्यू मिल जाए। इनको आमने सामने इक्वेट करके कोई फायदा नहीं है, x और y आमने सामने आएंगे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम इसके साथ इक्वेट करेंगे, और जब y की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसको इसके साथ इक्वेट करेंगे। मतलब इन दोनों को इसी के साथ इक्वेट करना है। तो इसको देखो, x बाई b1 c2 माइनस b2 c1 इक्वल्स टू 1 बाई a1 b2 माइनस a2 b1, ये बन रहा है। तो x इक्वल टू कितना जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर जाएगा ना, b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1, ये एक फॉर्मूला बना, बराबर है। अब इन दोनों को इक्वेट कर लेते हैं अपन। इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो क्या होगा, y अपॉन c1 a2 माइनस c2 a1 इक्वल्स टू 1 बाई a1 b2 माइनस a2 b1। यहां भी क्रॉस मल्टीप्लाई, ये नीचे से ऊपर चला जाएगा, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, c1 a2 माइनस c2 a1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1, ठीक है। तो ये y की वैल्यू मिल जाएगी मुझे यहाँ, ये सेकंड वाला, ठीक है। तो काम हो गया, ये फॉर्मूला फाइनल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का। कई लोग क्या करते हैं ना, आपको अगर ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद है, अगर आपको ये फॉर्मूला याद हो जाता है तो डायरेक्टली वैल्यू पुटअप करके आंसर निकाल लो, बहुत आसान है, ठीक है। लेकिन अगर ये फॉर्मूला याद नहीं होता है तो ये ध्यान रखो, ठीक है। ये स्टेप हर जगह काम आएगा। अगर ये स्टेप आप ध्यान रखते हो तो आपको ये फॉर्मूला याद करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये फॉर्मूला हमने इसी स्टेप में से बनाया ना, इस चार्ट से ही बनाया ना हमने, ठीक है। तो ये चार्ट सब लोग 99% लोग ये चार्ट के हिसाब से ही जाते हैं, ठीक है। 1% लोग होते हैं जो ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद कर लेते हैं, ठीक है। अब ये फॉर्मूला जो है वो आया यहां से है, तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप भी ये चार्ट ध्यान रखो। तो क्या होता है ना, चार्ट ध्यान रखने से एक फायदा ये है कि आपको अगर फॉर्मूला भूल भी गए
तो आप फॉर्मूला बना सकते हो, इसीलिए मोस्ट ऑफ लोग ये मेथड प्रेफर करते हैं। तो चलते हैं आगे, क्वेश्चन लेते हैं कैसे। तो ऊपर वाला ये जो है वो मैं मिटा देता हूँ और लिखता हूँ क्वेश्चन। अच्छा, क्वेश्चन डायरेक्टली इसमें लिख दूंगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा, राइट, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जिनमें सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा, है ना। देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। मैं इसको अभी ऐसे ही लिख के रख रहा हूँ, ठीक है। पहला क्वेश्चन है हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का, जो चेक करना था सॉल्यूशन पॉसिबल है कि नहीं है, और अगर पॉसिबल है तो फाइंड करो। तो पहला है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। फिर दूसरा क्या है 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब चेक करते हैं a1 कितना है हमारा 1, a2 कितना है 3, b1 कितना है -3, b2 कितना है -9, c1 कितना है -3 और c2 कितना है -2। अच्छा, अब लग रहा है ये भी मिटाना ही पड़ेगा, क्या करें, चलो मिटा दो, छोड़ो, साइड में लिखूंगा, मजा नहीं आएगा। अब चेक कर लेते हैं a1 अपॉन a2 कितना है हमारा। a1 अपॉन a2 है हमारा 1/3, b1 बाई b2 कितना है भाई -3 बाई -9, माइनस माइनस कैंसिल, 3 और 9 कट गया तो कितना है b1 बाई b2 इज इक्वल्स टू 1/3। ओके, ये दोनों सेम आ गया। अब बात रहती है भाई c1 अपॉन c2 की। c1 अपॉन c2 कितना आ रहा है -3/2, सॉरी -2 तो कट गया तो कितना है c1 बाई c2 इक्वल्स टू 3/2। अच्छा, यानी a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 है यहाँ पर, है ना, बट नॉट इक्वल्स टू c1 बाई c2 है। जब ये दोनों इक्वल हो जाते हैं, ठीक है, तो अब दो पॉसिबिलिटीज आ जाती है, या तो नो सॉल्यूशन या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, दो पॉसिबिलिटीज आ जाती है। अब उसमें से कौन सा वाला फाइनल होगा वो कैसे डिसाइड होगा, c1 c2 पे डिपेंड करेगा। अगर ये दोनों वैल्यू c1 c2 के भी बराबर आ जाती हैं तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है, और अगर ये दोनों वैल्यू c1 बाई c2 के बराबर नहीं आती हैं तो नो सॉल्यूशन आता है, यानी इस इक्वेशन इन पेयर्स का कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। तो ये सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, हमको बच गए, ठीक है, मेहनत नहीं करनी पड़ी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। इसी में एक बहुत अच्छी चीज, एक इंपॉर्टेंट स्टेप ध्यान रखना है, इसलिए 2 क्वेश्चन उस हिसाब से मैं करवा रहा हूं। सेकेंड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 8, राइट। 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 8। पर ध्यान देना, कभी भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्वेश्चन आए ना तो क्वेश्चन एक बार अच्छे से चेक करके ही लिखना, सबसे पहली चीज। क्यों क्वेश्चन चेक करके लिखना, बताया ना, मेथड लंबा है और अगर बीच में कुछ भी मिस्टेक हो गई ना, सारे किए कराए पे पानी फिर जाता है, मेहनत बेकार हो जाती है, गुस्सा आता है फिर बाद में। चलो चेक करते हैं, a1 अपॉन a2 डायरेक्टली लिखूं क्या, हाँ डायरेक्टली लिखूं। अच्छा, कितना आएगा 2/3। अच्छा, b1 बाई b2 कितना आएगा, ये 1 है, ये 2 है तो 1/2, और c1 बाई c2 कितना आएगा। अच्छा, ये ऐसा आ गया है ना, 5/8 लिख सकता हूँ मैं, पक्का लिख सकता हूँ। अच्छा, एक प्रॉब्लम कर दी हमने, क्या प्रॉब्लम कर दी, वैसे उस प्रॉब्लम से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है हमको, लेकिन यहाँ हमने वो प्रॉब्लम कर दी है। क्या कर दी है, हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का इक्वेशन पहले, ठीक है। जितने मेथड आपने इसके पहले किए, सब्स्टिट्यूशन मेथड किया और एलिमिनेशन मेथड किया, उन सब मेथड्स में क्या था, ये इसी तरह से लिखा रहता था, राइट। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में होता भी था तो हम इस तरह से अरेंज कर देते थे, जो कांस्टेंट टर्म हो इक्वल टू के उस तरफ सेंड कर देते थे, राइट। उन दोनों मेथड्स में हम यही करते थे। लेकिन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में सबसे पहला स्टेप यही है कि इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। पर क्योंकि मैं अभी खाली चेक कर रहा हूं ना ये कि इसका इक्वेशन का सॉल्यूशन पॉसिबल है कि नहीं है, ठीक है। अगर खाली यही चेक करना है ना तो आप इस तरह से भी चेक कर सकते हो। कैसे, देखो a1 बाई a2 तो चलो तो फिक्स है 2/3 आया, b1 बाई b2 1/2, इसका भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। प्रॉब्लम किसका आने वाला था, c1 बाई c2 का आता था, ठीक है। अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिख के करूं 2x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0 जाएगा, राइट। और ये कितना हो जाएगा 3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0। तो इस हिसाब से भी लिखूं तो a1 बाई a2 कितना आ रहा है मेरा 2/3 आ रहा है, b1 बाई b2 कितना आ रहा है, इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये भी 1/2 ही आने वाला है। c1 बाई c2 कितना आएगा, देखो ये कितना है -5 और ये कितना है -8, तो माइनस करके 5/8 तो आने वाला है। और वैसे जब इस तरफ रखा तो भी 5/8 आ रहा था। तो खाली चेक करना है ना, आपको सिर्फ चेक करना है, अगर तो आप ये इक्वल टू किस तरफ है कांस्टेंट टर्म तो भी आप चेक कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लोगे तो ज्यादा अच्छा है, इसलिए ज्यादा अच्छा है क्योंकि कई बार क्या होगा ना, आपको इक्वेशन ऐसे ना देके कैसे दिया जाएगा 2x
-5 इक्वल्स टू y। ऐसे भी तो दे सकते हैं ना। तो आप अगर जोश में गए, एकदम फ्लो में निकल गए, तो देखो सिंपल सी बात है, कोई भी नोटिस कर सकता है। लेकिन कई बार क्या होता है ना, हम जोश में होते हैं, फ्लो में होते हैं ना, तो ये A1 B1 और C1 इस हिसाब से समझ के कर देते हैं। ठीक है, वहां हो जाएगी गड़बड़, ठीक है, प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए एक आदत बना लेनी चाहिए कि जब भी आपको चेक भी करना है तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के करो। ठीक है, तो उस हिसाब से मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म के हिसाब से ये सॉल्व किया है। तो क्या आ रहा है मेरा, A1/A2 आ रहा है 2/3 और B1/B2 आ रहा है 1/2। तो A1/A2 अगर B1/B2 के बराबर नहीं है, ठीक है, तो फिर आगे चेक करना ही नहीं, हमको पता है कि यूनिक सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, लफड़ा तब आता है जब ये दोनों इक्वल हो जाता है, तब अपन चेक करते हैं कि यूनिक सॉल्यूशन सॉरी इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा या नो सॉल्यूशन होगा, तब अपन चेक करते हैं, राइट, अगर दोनों इक्वल आ गए तो। लेकिन अगर दोनों इक्वल नहीं आए तो डेफिनेटली पता चल जाता है कि यूनिक सॉल्यूशन है। ठीक है, तो अब इसका सॉल्यूशन अपने को करना पड़ेगा। तो वो सॉल्यूशन करने के लिए अपन को यूज करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, अच्छा, तो मैं इसको फिर से लिखूंगा अच्छे से चकाचक करके। चेक तो कर लिया अपन ने। चलो पहले तो मैं स्टेप्स लिखूंगा। स्टेप्स क्या है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के? पहला स्टेप है अरेंज इन स्टैंडर्ड फॉर्म, इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। दूसरा क्या है, चार्ट। ठीक है, चार्ट में वैल्यूज डालनी है, वो जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन चार्ट था ना, उसके अंदर वैल्यूज डालनी है। और तीसरा स्टेप है हमारा सॉल्व करना। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के 3 स्टेप्स याद रहेगा। सबसे पहला स्टेप है अरेंज इन स्टैंडर्ड फॉर्म, दूसरा है चार्ट और तीसरा है सॉल्व करना। ठीक है, तो वो 3 स्टेप्स हम फॉलो कर लेते हैं। तो पहला स्टेप बोला है अरेंज इन स्टैंडर्ड फॉर्म, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। अगर ऑलरेडी होता तो करना ही नहीं पड़ता भाई, लेकिन नहीं है स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो इसको अरेंज करेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे तो क्या आएगा, 2x + y - 5 = 0, और यह आएगा 3x + 2y - 8 = 0। इस हिसाब से A1 होता है हमारा 2 और A2 होता है हमारा 3, B1 हो जाता है हमारा 1, B2 हो जा रहा है हमारा 2, C1 हो जाता है हमारा -5 और C2 हो जाता है हमारा -8। ठीक है, चार्ट लिखना है। तो चार्ट में वाला क्या बताया, B1 B2 शुरू करते हैं, तो B1 B2 यानी कि 1 2, फिर C1 C2 आता है -5 -8, फिर आता है क्या B C के बाद क्या आता है A यानी A1 A2, और एक फिर क्या आता है B1 2। बताया था 4 लिखने होते हैं हमको ये। ठीक है, बीच में आता है x, इन दोनों के बीच में आता है y और इन दोनों के बीच में आता है 1। याद है ना, ये 2 गैप, पहले वाले 2 के बीच में जो गैप है वहाँ x, दूसरे वाले 2 के बीच में जो गैप है वहाँ y, और तीसरे वाले 2 के बीच में जो गैप है वो 1। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाना है अपने को। ठीक है, तो कितना आएगा x अपॉन, ठीक है, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ एक और चीज़ ध्यान रखना आपको, जब भी ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में लिखो ना तो ब्रैकेट के अंदर लिखना, ब्रैकेट में ही लिखना। क्यों, देखो 1 × -8, 1 × -8 कितना होगा, -8 होगा, ब्रैकेट में लिखो। फिर फॉर्मूले का माइनस आता है, बताया था है ना, कि देखो B1 C2 - B2 C1 यहाँ लिखा हुआ है ना मैंने, तो यहाँ बीच में फॉर्मूले का माइनस आता है। तो वो फॉर्मूले का माइनस ध्यान रखना है, यही लोचा हो जाता है लोगों से। 90% जो गलतियां होती है ना, उन गलतियों में 90% गलतियां यही होती हैं। ठीक है, ये साइन को लेके, तो ये ध्यान रखना है। देखो ये दोनों को मल्टीप्लाई किया, सिंपल है भाई, 1 × -8 होने वाला है। ठीक है, फिर फॉर्मूले का माइनस, ठीक है, कुछ बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सी बात है, फॉर्मूले का माइनस लगाना है बस। फिर 2 × -5 कितना होगा, -10 होगा, तो उसको ब्रैकेट में लिख दो ताकि कंफ्यूजन ना हो, इसलिए ब्रैकेट में लिख रहा हूं मैं, बाकी कुछ इसमें अनोखा नहीं है। इज इक्वल टू y बाई, अब y वाले में क्या होता है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है ना, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन देखो 5 -5 × 3, राइट, कितना आएगा -15, ब्रैकेट में लिखा, फिर फॉर्मूले का माइनस, और फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना है, -8 × 2 यानी कि -16 इक्वल्स टू 1 अपॉन क्या, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 2 × 2, ये लिखना रहेगा, 2 × 2 कितना आएगा 4, फॉर्मूले का माइनस, फिर 3 × 1 यानी कि 3। कोई तकलीफ, पक्का? अच्छा, अभी कितना आएगा, x बाय -8 + 10, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, इक्वल्स टू y अपॉन -15, फिर दो माइनस माइनस प्लस, इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 - 3 यानी कि 1। ठीक है, ये फॉर्मूला मैंने डायरेक्ट यूज नहीं किया। क्या हो जाएगा ये, x अपॉन -8 + 10 कितना होता है, 2 होता है क्या? अच्छा, दैट इज इक्वल्स टू y अपॉन -15 + 16 कितना होता है, 1 होता है, इक्वल्स टू 1/1।
ठीक है, मैं चाहता तो यहीं से इक्वेट कर लेता, राइट। इसको इसका इक्वेट करना, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया जब मैं मेथड समझा रहा था, इन दोनों को इक्वेट करना होता है, फिर इन दोनों को इक्वेट करना होता है, राइट। तो यहां से भी कर सकता था, या मैं चाहूं तो इसको पूरे को सॉल्व करके फिर लास्ट में इक्वेट कर लेता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अब मैं इसको इक्वेट कर लेता हूं x/2 इक्वल्स टू 1/1 के साथ, और दूसरा वाला y/1 इक्वल्स टू 1/1। इसको इसका इक्वेट किया यहाँ पर, और इन दोनों को इक्वेट किया यहाँ पर। तो इस हिसाब से देखा जाए तो 2 यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जाएगा तो कितना हो जाएगा, x इक्वल्स टू 2 हो जाएगा, और यहाँ से y इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, है ना। ईजी, बहुत ईजी है ना। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन देखो है कुछ नहीं, ठीक है तो बहुत ईजी, पर क्या थोड़ा सा लंबा है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन जो आएगा ना उसको देखना और अच्छे से और जल्दी सॉल्व होगा, ठीक है। इसमें थोड़ा टाइम लगा ना, वो और जल्दी सॉल्व होगा। पहले आने तो दो, देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन हो गया, थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। 2-3 क्वेश्चन हैं इस एक्सरसाइज में इसके, तो ज्यादा अच्छे से पता चल जाएगा, मुझे लगता है ऐसा। क्वेश्चन नंबर 3 है 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 20, और दूसरा कितना है 6x माइनस 10y इक्वल्स टू 40। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेना है चेक करने के लिए, 20 इधर आके माइनस, राइट। वैसे ही ये 40 इधर आएगा तो भी माइनस हो जाएगा, तो a1 अपॉन a2 कितना है 3/6, कट के कितना आएगा 1/2 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर बात करते हैं b1/b2 की। b1/b2 कितना आएगा -5/-10, कट जाएगा, कितना आएगा 1/2। अच्छा, फिर आती है बात c1 अपॉन c2 की। c1/c2 कितना है -20 अपॉन -40, कितना होगा 1/2। फिर से देखो, अब मैं ये डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ये अलग से a1 b1 c1 a2 b2 c2 लिख के नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हमने कई बार ऐसी चीजें की हुई हैं। मेरे ख्याल से अब आपको डायरेक्टली देख के निकालने आना चाहिए, ठीक है। और जिसको प्रॉब्लम होती है, ज्यादा हीरो बनने की जरूरत नहीं है, a1 b1 c1 a2 b2 c2 चुपचाप लिख के और फिर इसको लगाओ, ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। ओके, अब ये देखो a1/a2 भी आया 1/2, b1/b2 भी आया 1/2, और c1/c2 भी आया 1/2, तीनों इक्वल आया। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि सॉल्यूशन इनफाइनाइट है, यानी इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। और बोला है कि अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन है यहाँ पर तो हमको फाइंड करना ही नहीं है, ठीक है, खाली हमको यूनिक सॉल्यूशन वाला ही फाइंड करना है, तो इसको भी हमको सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए भी हम आराम से कर सकते हैं, सिंपल है। जैसा आपने 9th में किया था ना, एक इक्वेशन लेके सॉल्व कर देते थे, वैसे ही कोई भी एक ही इक्वेशन, खाली एक ही इक्वेशन लेके, देखो बता देता हूँ, आज बता ही देता हूँ। चलो, अगर क्वेश्चन मान लो आपको दिया गया है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं, ठीक है, तो वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन में से कुछ 1-2 सॉल्यूशन फाइंड करके दो, तो कोई भी एक इक्वेशन उठा लेना, खाली बस एक ही इक्वेशन, ठीक है। तो कोई भी इक्वेशन उठा लो, तो मैं यहाँ पर 3x को मैं कैसे अरेंज कर सकता हूँ, 5y उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 20 + 5y हो जाएगा क्या, पक्का। अच्छा, फिर उस हिसाब से x कितना हो जाएगा 20 + 5y/3, राइट, ये 3 नीचे चला जाएगा। तब y की कुछ भी वैल्यू लेते जाओ, y की वैल्यू लो 0, x की वैल्यू फाइंड करो, ठीक है। y की वैल्यू लो 1, x की वैल्यू फाइंड करो, ठीक है। यहाँ y की वैल्यू 1 डाल के सॉल्व करो, फिर y की वैल्यू 2 डाल के सॉल्व करो, -1 -2 जो भी डाल के सॉल्व करना, जितना ही वैल्यू निकालना निकाल लो। याद है ऐसा आपने एक ही इक्वेशन आती थी 9th में, ठीक है, सिंगल इक्वेशन आती थी, वहां भी लीनियर इक्वेशन था, लेकिन वहां पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन था, सिर्फ लीनियर इक्वेशन था, तो वहां पर एक ही इक्वेशन देते थे और बोलते सॉल्यूशन फाइंड करो। तो वही चीज करना है हमको यहाँ पर, और कुछ नहीं करना है। कोई भी एक इक्वेशन, या तो ऊपर वाली या तो नीचे वाली, कोई भी ले लो, और इस तरह से x की अलग अलग वैल्यू डाल के y के अलग अलग वैल्यू निकालो, या y के अलग अलग वैल्यू डाल के x के अलग अलग वैल्यू निकाल लो, बात एक ही है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। अब क्यों एक ही लाइन से पूरा सोल्यूशन मिल जा रहा है, क्योंकि भाई लाइंस कोइंसाइड करने वाली है, ठीक है। दोनों लाइन सेम पॉइंट से पास होंगी, जितने भी पॉइंट एक लाइन पर आएंगे उतने ही पॉइंट्स दूसरी लाइन पर भी आएंगे, ठीक है, कोइंसाइड कर रही है दोनों लाइंस, तो सारे पॉइंट्स तो सेम है, तो किसी भी एक इक्वेशन का भी सॉल्यूशन करोगे तो भी आपको दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन मिलता है, ठीक है। तो इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, नको है। मूविंग टू द 4th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है x - 3y - 7। चलो भैया, अच्छा है, पहले से अरेंज करके दिया हुआ है। और दूसरा है 3x - 3y - 15 = 0, ठीक है। अच्छा, बात हो जाती है, निकालो a1 अपॉन a2 1/3, b1/b2 -3y - 3, कट गया तो 1 आएगा, राइट, यानी दोनों इक्वल नहीं है, यानी a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2, तो यूनिक सॉल्यूशन है यहाँ पर, और यूनिक सॉल्यूशन है तो फिर सॉल्यूशन फाइंड करना पड़ेगा,
ठीक है, तो ये तो बात हो गई हमारी चेक करने की कि सॉल्यूशन है कि नहीं है, तो यूनिक सॉल्यूशन है। अब बात आ जाती है फाइंड करने की, तो ये मैं मिटा रहा हूं, आप लिख लेना ऐसे पॉज करके। चलो तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के लिए तो मैं लिखूंगा अच्छे से, सिस्टमेटिकली लिखूंगा। A1 है मेरा 1, A2 है मेरा 3। अब कितने लोग इसमें बोल रहे होंगे कैसा पागल आदमी, यही पहले भी लिख लिया होता तो क्या फ़र्क पड़ जाता है ना। समझ रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ, बहुत होशियार हो तुम लोग, समझ रहा हूँ। तो ठीक है भाई, हो जाता है कभी कभी, थोड़ा ज़्यादा मेहनत कर दिया मैंने, ठीक है, माफ़ कर देना। तो A1 बाई A2 सॉरी A1 A2 B1 B2 C1 C2 सारी चीज़ें हमने लिख दी हैं। अच्छा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाना है तो हमको पता है, पहले क्या लिखते हैं, B1 B2 लिखते हैं तो -3, फिर क्या लिखते हैं, C1 C2 लिखते हैं तो -7 -15, उसके बाद B के बाद C के बाद फिर A 1 3 और A के बाद फिर वापस से B। यहाँ बीच में x आता है, यहाँ y आता है, यहाँ 1 आता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करना ही है हमको, है ना। अच्छा, तो x बाय क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे पहले, याद है ना, यही पहले मल्टीप्लाई होता है ना, स्टार्टिंग यहीं से करना है, ऊपर से स्टार्ट करना है भाई। ऊपर वाले को इधर मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन। अब इसके लिए चले तो ऊपर वाला है, पहला ये आ रहा है ना, इन दोनों के लिए तो पहले सॉरी y के लिए तो यही दो है ना, तो पहले यही आ रहा है, तो ये मल्टीप्लाई माइनस ये, फिर इसके लिए भी पहले आ रहा है, तो ठीक है। चलो, तो ये -3 -15 कितना होगा, 3 × 15 45, और 2 माइनस है इसलिए +45 बराबर है ब्रैकेट में माइनस 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 माइनस, फॉर्मूले का माइनस याद है ना, और -3 और -7 का मल्टीप्लिकेशन कितना होगा, 7 3 21, और 2 माइनस है इसलिए प्लस में, तो प्लस में 21 लिखेंगे, ठीक है। देखो आप ये इसको ऐसा भी लिख सकते थे ना, -3 × -15 -7 × -3, ऐसा भी तो लिख सकते थे हम, ठीक है। तो यार इतना सब मेहनत नहीं करने का यार, इतना तो डायरेक्टली देखो, अभी क्या है ना कि 2 बार माइनस देख के कई बार लोग डर जाते हैं, इतना टेंशन नहीं लेने का, लंबा लिखने में प्रॉब्लम हो जाता है। डायरेक्टली लिख दो ना, आपको पता तो है कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन होने वाला तो 45 ही आएगा, दोनों माइनस है तो आंसर प्लस में आएगा, और एक माइनस है तो आंसर माइनस में आएगा, दोनों माइनस इसलिए मैंने प्लस में लिख दिया, ठीक है। अच्छा, फिर इक्वल्स टू लिखते हैं अपन, याद है ना, y बाय, अब इन दोनों की बारी, -7 3 कितना होगा, -21, ठीक है। फॉर्मूले का माइनस, -15 × 1 यानी कि -15, फिर इक्वल्स टू 1 बाई, अब इन दोनों की बारी है, ठीक है। 1 × -3 फिर फॉर्मूले का माइनस, 3 × -3 यानी कि -9, ठीक है। 3 3 9, और दोनों में से एक ही माइनस इसलिए -9। अच्छा, क्या करूं, साइड में लिख दूं, चलो पहले यही लिख लेता हूं। ये कितना जाएगा, 45 - 21 कितना होगा, 24 होगा क्या। अच्छा, y बाई -21, और ये माइनस माइनस कितना जाएगा, +15 हो जाएगा, राइट, +15, और 1 बाई -3 +9। अब यहाँ लिखना ही पड़ेगा, तो x बाई 24 इक्वल्स टू y बाई -21 +15 यानी कि -6 इक्वल्स टू 1/-3 + 9 यानी कि 6। अब क्या, इन दोनों का इक्वेट और इन दोनों का इक्वेट, तो x बाई 24 को इक्वेट किया 1/6 से, फिर यहाँ y बाई -6 को इक्वेट किया 1/6 से, 24 ऊपर जाएगा तो x इक्वल्स टू 24/6 कट के कितना आएगा, x इक्वल्स टू 4, और ये -6 ऊपर जाएगा तो y इज इक्वल्स टू -6/6 कट के कितना आएगा, -1। तो x की वैल्यू 4 मिल गई, y की वैल्यू -1 मिल गई। आंसर सही है कि नहीं है, सही है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा चौथा क्वेश्चन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। बहुत आसान है ना, आसान है ना, ठीक है। थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना, 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे, आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। मैं तो चाहता हूं ना, वीडियो देखो, वीडियो देखने के बाद ऐसा साथ साथ में लिख मत लेना, ठीक है। वीडियो देखने के बाद क्या करो, खुद सॉल्व करो, ठीक है। एक बार देख लिया आपने, मेथड समझ में आ गया, खुद सॉल्व करो, और उसके बाद चेक करो, ठीक है, कि जो स्टेप तुमने किए वैसा स्टेप मैंने यहाँ किया है कि नहीं किया है, ठीक है। थोड़े 1-2 स्टेप इधर उधर हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर कुछ छूट रहा है, कुछ चूक रहा है, तो वो आप यहाँ से मैच कर सकते हो, ठीक है। बोलोगे अच्छा यही चाहते हो 2-3 बार तुम्हारा वीडियो देखें, तुम्हारे व्यूज़ बढ़ाए हैं, पैसा कमाओगे। अरे भैया ठीक है, आपकी मर्जी, जैसे चाहो कर सकते हो, हाँ, कहाँ इतना चिंता ले रहे हो। चलो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, है ना, 2 ही है ना, हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, फॉर विच वैल्यूज ऑफ a एंड b does the following pair of linear equations have infinite number of solutions। फॉर विच वैल्यूज ऑफ a एंड b, a और b की किन वैल्यूज के लिए जो दी गई इक्वेशंस है उनके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है। तो इक्वेशंस दिए हुए हमको 2x + 3y = 7 और
दूसरी थी a माइनस बी टाइम्स एक्स प्लस a प्लस बी टाइम्स वाई इज इक्वल टू 3a प्लस बी माइनस 2, है ना। a और b की किन वैल्यूज के लिए इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, ऐसा पूछा है। ये तो लीनियर इक्वेशन दिख रहा है, ये लीनियर इक्वेशन है क्या? ये ए बी है, एक्स है, ए बी है, वाई है, इतना सब वेरिएबल है, टेंशन नहीं लेने का भाऊ। देखो एक्स के बगल में जो है ना वो तुम्हारा कांस्टेंट है, ठीक है, एक्स ही वेरिएबल है, यहाँ वाई ही वेरिएबल है, यानी ये तुम्हारा पूरा कांस्टेंट है। अच्छा तो अब लिखते हैं अपन a1, अच्छा पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ता है ना, तो 2x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0, और इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूँ तो कैसे लिखूंगा? ये पूरा उठा के लाना है ना मेरे को इधर, तो ये पूरे को मैं ब्रैकेट समझ लेता हूँ, ठीक है, ये पूरा मैं ब्रैकेट समझ लेता हूँ। तो ये ब्रैकेट के बाहर क्या था? प्लस था, वो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस में पूरा का पूरा ये ब्रैकेट चलेगा क्या? पक्का? अच्छा a1 है हमारा 2, v1 है हमारा 3, c1 है हमारा -7, a2 है हमारा a माइनस बी, b2 है हमारा a प्लस बी, और c2 है हमारा माइनस ऑफ 3a प्लस बी माइनस 2। पक्का? अच्छा इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है ना, फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन कंडीशन क्या है इनफाइनाइट सॉल्यूशन होने के लिए? आपको पता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन कंडीशन क्या है? a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। वही लिखूं क्या मैं? पक्का वही लिख दूं? अच्छा तो a1 अपॉन a2, व्हाट इज a1 अपॉन a2? 2 एंड a2 इज a माइनस b बाई b1 बाई b1 बाई b2। तो b1 कितना है मेरा 3, b2 कितना है मेरा a प्लस बी इज इक्वल टू c1 बाई c2 यानी कि -7 अपॉन -3a प्लस बी माइनस 2, माइनस माइनस कट जाएगा, है ना। बढ़िया, चलो तो पहले कोई भी दो इक्वेट कर लेते हैं, चलो इन दोनों को इक्वेट कर लेते हैं। यहां चलेगा, आप इन दोनों को इक्वेट करो, फिर इन दोनों को इक्वेट करो, या फिर इन दोनों को इक्वेट करो, ठीक है। कोई भी दो पेयर उठा लो, ये दो, या फिर ये दो, या फिर ये दो और ये दो, ठीक है, या फिर ये दो और ये दो, कोई भी दो, ऐसे ऐसे ये दो जोड़े ले लिए, ठीक है, या फिर ऐसे ले लिए, ठीक है। आप चाहो वैसे ले सकते हो, कोई भी दो, ठीक है, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ नहीं है। वहां पर क्या था, 1 था, एक्स वाई था, और यहाँ 1 था, इसलिए हमको इसको भी इसके साथ करना पड़ता था और इसको भी इसको करना पड़ता था, राइट, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, इसमें सब में कांस्टेंट नंबर्स हैं, कोई भी दो दो जोड़ा उठा लो, मैं कोई भी उठा लो, तो चलो मैं पहले ये उठा ले रहा हूँ, ठीक है। तो 2 अपॉन a माइनस बी इक्वल टू 3 अपॉन a प्लस बी। पहले मैं इन दोनों को कंपेयर कर रहा हूँ, ये a प्लस बी यहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और a माइनस बी वहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2a प्लस 2b और जाएगा 3a माइनस 3b, ठीक है। ये मैं वहाँ ले जाके माइनस कर दूँ a वाले को और b वाले को इधर ले आता हूँ, वो b वाला इधर आके क्या हो जाएगा प्लस 3b हो जाएगा, 3a था, ये माइनस 2a वहाँ जाके माइनस 2a हो जाएगा, कितना हो जाएगा a हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 5b हो जाएगा, यानी a की वैल्यू हो गई कितनी 5b, ठीक है। अब कोई और दो उठा लेते हैं अपन, या तो ये दो या तो ये दो, मैं ना ये दो उठा रहा हूँ, ये वाले, ठीक है। पहले इन दोनों को किया, अब इन दोनों को कर रहा हूँ, तो कितना आएगा 2 अपॉन a माइनस बी इक्वल्स टू 7 अपॉन 3a प्लस बी माइनस 2, यही है ना, माइनस माइनस तो कट गया था। अच्छा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं अपन, तो 2 इंटू 3a प्लस बी माइनस 2 इक्वल्स टू 7 इंटू a माइनस बी। अच्छा ये 2 अंदर मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा 6a प्लस 2b माइनस 4, है ना, 2 सबके साथ मल्टीप्लाई होगा ना, और ये हो जाएगा 7a माइनस 7b। अब a और b सब एक साथ ले लेते हैं और कांस्टेंट नंबर को एक तरफ ले लेते हैं, तो देखो 6a है, 7a इधर ला के माइनस कर दूँ क्या, 7a यहाँ आएगा तो माइनस 7a हो जाएगा। अच्छा 2b था, 7b इधर आएगा तो माइनस 7b था, तो इधर आके प्लस 7b हो जाएगा, एंड दैट इज इक्वल टू -4 को मैंने उधर ले लिया। कोई तकलीफ है? सारे ए बी वाले एक साइड ले लिया और नंबर मैंने एक साइड ले लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, चलता है ना। अच्छा तो 6a माइनस 7a कितना आएगा माइनस a, 2b प्लस 7b कितना आएगा 9b, दैट इज इक्वल टू 4। अच्छा अब क्या करेंगे, माइनस a प्लस 9b इक्वल टू 4 आ रहा है, अपन को पता है a कितना है 5b के बराबर है क्या, है ना, पीछे निकाला ना अपन ने a इक्वल टू 5b, तो जहाँ a है वहाँ पे मैं डाल देता हूँ 5b, एक जगह डाल दिया 5b, और माइनस a था तो माइनस 5b, ठीक है, और ये प्लस 9b तो था ही, तो कितना हो जाएगा 4b इक्वल्स टू 4, तो b इक्वल्स टू कितना आ गया 1, अब b आ गया 1, तो a कितना था 5b,
ए कितना था 5b, तो 5 × 1 यानी कि 5। समझे क्या करना था, स्टार्ट कैसे किया अपने को पता है इनफाइनाइट सॉल्यूशंस दिए हैं, ठीक है। बोला कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन होने के लिए ए और बी की वैल्यू क्या है, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन की कंडीशन लेनी है, ठीक है। इनमें से ए बी a1 a2 b1 b2 c1 c2 निकालना है और उस हिसाब से इक्वेशन लिख देनी है, ठीक है। अब कोई भी दो, ये दो फिर ये दो, या फिर जैसे कि ये दो, ठीक है, या फिर ये दो और ये दो जो मैंने लिए, ठीक है। कोई भी दो पेयर उठाओ यार, इतना टेंशन की जरूरत नहीं है। तो मैंने ये दोनों को पहले कंपेयर किया आमने सामने, उसमें से ए और बी का रिलेशन निकला = 5b, फिर मैंने पहले तीसरे को ले लिया और उस हिसाब से सॉल्व करके निकाल दिया। अब चाहते हैं तो दूसरे तीसरे को भी, जैसे यहाँ पे मैंने पहला तीसरा लिया है ना, वैसे यहाँ पर दूसरा तीसरा भी आप लेके कर सकते थे, ठीक है। चलो ए और बी की वैल्यू मिल गई। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, अच्छा 2 में भी ये पहला क्वेश्चन था, राइट। 2 का सेकंड क्वेश्चन करेंगे अब। तेरे को इस तरह के क्वेश्चंस ना बहुत इंपॉर्टेंट, इस तरह के क्वेश्चन करना, बहुत सारे क्वेश्चन एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करना, और हो सके तो बहुत जल्दी मैं एक पूरा वीडियो ना एक्स्ट्रा क्वेश्चंस का पूरा लेके आऊँगा, जिसमें बहुत अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होंगे, खाली टेक्स्ट बुक के नहीं, ठीक है। अभी फिलहाल टेक्स्ट बुक निपटा लेते हैं, इसके बाद इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस करेंगे। तो उसमें मैं ये ए बी वाले और के वाले क्वेश्चंस बहुत सारे लूंगा। चलो तो सेकंड क्वेश्चन है, फॉर विच वैल्यू ऑफ के विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन। फॉर विच वैल्यू ऑफ के विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन, ठीक है। इक्वेशंस दी हुई है हमको, कौन कौन सी इक्वेशन है, 3x + y = 1, फिर है 2k - 1 टाइम्स x प्लस k - 1 टाइम्स y, दैट इज इक्वल्स टू 2k + 1। अब बोला k की किस वैल्यू के लिए, क्या बोला, नो सॉल्यूशन, हैव नो सॉल्यूशन। हमको नो सॉल्यूशन के लिए चेक करना है k की वैल्यू। अच्छा, तो सबसे पहला स्टेप स्टैंडर्ड फॉर्म में, 3x + y - 1 = 0। यहाँ हो जाएगा 2k - 1 टाइम्स x प्लस k - 1 टाइम्स y। ये पूरे को मैंने बोला ब्रैकेट समझ के उठा के लाएंगे, तो पूरा ब्रैकेट समझ के उठा के लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2k + 1 का माइनस में, राइट, है ना। ऐसा समझेंगे तो उसको उठा के लाए, एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। अब बात आ जाती है, a1 कितना है भैया, 3 है, b1 कितना है, 1 है, और c1 कितना है, -1 है। a2 कितना है, 2k - 1, b2 कितना है, k - 1, c2 कितना है, -2k + 1, ठीक है, ठीक है, पक्का। अच्छा, चेक करें का करें। अच्छा, पहले तो इक्वेट कर लेते हैं। अपने को पता है कि नो सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, नो सॉल्यूशन के लिए होता है, फॉर नो सॉल्यूशन a1/a2 = b1/b2, है ना, बट नॉट इक्वल्स टू c1/c2, यही आता है नो सॉल्यूशन के लिए। तो फिलहाल हम कह रहा है इससे काम चल जाएगा, ठीक है। तो a1/a2, व्हाट इज a1, 3, व्हाट इज a2, 2k - 1, तो a1/a2 ये लिख दिया हमने, इक्वल्स टू b1/b2, एंड b1 इज व्हाट, 1, एंड b2 इज व्हाट, k - 1। ये यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 3 × k - 1 इक्वल्स टू 1 × 2k - 1, तो 1 × 2k - 1 को मैंने खाली 2k - 1 लिख दिया है, हो जाएगा 3k - 3 इक्वल्स टू 2k - 1। वो यहाँ आके माइनस हो जाएगा 3k - 2k, और ये -3 वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, हो जाएगा k = 2। हो गया क्या, k की वैल्यू मिल गई। यानी k की इस वैल्यू के लिए इस इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा, ठीक है। अगर k की कुछ और वैल्यू ले लेते हो, k की वैल्यू ले लेते हो आप 1, 3, 5, 7 कुछ भी लो, 2 के अलावा k की कोई भी वैल्यू लो, तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन पॉसिबल है। लेकिन अगर k की वैल्यू अगर आपने 2 ले ली तो इस इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा। इसका मतलब ये होता है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आते हैं इसी में ना, जैसे ये मैंने अभी c1/c2 का यूज ही नहीं हुआ ना हमको, ऐसे भी कुछ क्वेश्चंस आएंगे जिसमें c1/c2 का यूज होगा, क्योंकि तब क्या होगा ना, आपका ये a1/a2 और b1/b2 को इक्वेट करने से ना आपको ये k जो है ना वो स्क्वायर के टर्म से मिलेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। और जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे ना, ठीक है, तो उसमें से k की आपको 2-3 वैल्यूज मिल सकती हैं, ठीक है, 2 या 3, क्वाड्रेटिक में 2 मिलेंगी, क्यूबिक होगा 3 मिलेंगी, तो k की आपको मल्टीपल वैल्यूज मिल सकती हैं, मोर देन 1 वैल्यूज मिल सकती हैं। तो उनमें से आपको कौन सा चुनना है, उसके लिए आपको ये यूज में आएगा, ठीक है। जब वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम करेंगे तो मैं उसमें इसको कवर करूंगा, टेंशन मत लो। चलो तो अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट।
क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सब्स्टिट्यूशन मेथड से और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करना है। यार ये मैं सोच रहा हूँ छोड़ देता हूँ, आप कर लो, ये कर लो यार, ठीक है, क्योंकि थोड़ा बहुत तो आपको खुद करना चाहिए, अननेसेसरी बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो का वेट करो। अगला वीडियो जो है ना, अगली एक्सरसाइज बहुत ही ढांसू एक्सरसाइज है, ठीक है, और ज़्यादातर पूछे जाने वाली एक्सरसाइज है, तो वेट करना, बहुत जल्द अगली वीडियो आ रही है। तब तक के लिए गुड बाय।